नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 12 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। क्रिप्टो ठगी से जुड़े पुलिस के तार, वीआरएस लेकर लाखों के फ्रॉड को दिया अंजाम, शातिर पकड़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिला में कई पुलिस कर्मियों के तार क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले से जुड़ रहे हैं। कई पुलिस कर्मियों ने तो वीआरएस लेकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। इनमें एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सुनील कुमार भी शामिल है, जिसे बीते दिनों पंजाब पुलिस ने जीरकपुर से गिरफ्तार किया था। सुनील के अलावा अश्वनी कुमार को भी पंजाब पुलिस ने इसी मामले में धर दबोचा है। दोनों आरोपी हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने हिमाचल और पंजाब में लोगों को दोगुना वापसी का झांसा देकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवाया। प्रदेश पुलिस भी इनकी तलाश कर रही थी। इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सुनील ने ही अकेले 198 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस की जांच में 8 अन्य आरोपियों का खुलासा हुआ है, जिसमें को आरोपियों को हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने 2 मास्टरमाइंड सुखदेव और हेमराज को गुजरात के गिर सोमनाथ से गिरफ्तार किया है, जबकि मंडी का सुभाष देश छोड़कर फरार हो चुका है। पुलिस की एसआईटी उसे भारत वापस लाने के प्रयास में जुट गई है। मोहाली से चला 198 करोड़ का फ्रॉड, सुभाष ने साथियों के साथ मिलकर लोगों को झांसे में फंसाकर ठगे पैसे। हिमाचल प्रदेश के भोले भाले हजारों लोगों को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा डबल करने का लालच देकर अरबों रुपए डकारने वाले सुभाष, हेमराज, सुखदेव और उनके ऐसे 2 दर्जन से अधिक मुख्य साथियों ने अंतर्राज्यीय गिरोह बना रखा था। इन लोगों ने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हजारों लोगों को ठगा, बल्कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हजारों लोगों को अपनी टीम के साथ ठगा है। इसे लेकर अब मोहाली पुलिस ने भी बड़ा खुलासा किया है। एक शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस ने सुभाष और उसके साथियों के खिलाफ 198 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। मंडी जिला से संबंधित सुभाष शर्मा, हेमराज ठाकुर, सुखदेव, ऊना के अभिषेक, हमीरपुर के सुनील व अश्वनी, मंडी गोविंदगढ़ के श्याम, विपिन कुमार और सुनील स्याल व अज्ञात को आरोपी बनाया है। आरोपियों में सुनील कुमार हिमाचल प्रदेश पुलिस का हेड कांस्टेबल है और 2021 में सुनील ने पुलिस विभाग को अलविदा कह दिया था। इस मामले में मोहाली पुलिस ने सुभाष शर्मा की करोड़ों रुपए की 6 प्रॉपर्टी की पहचान की है, जिन्हें जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुभाष व उसकी टीम ने 2019 में जीरकपुर से पहले इस सारे फ्रॉड की शुरुआत की थी और उसके बाद इसे धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में भी लॉन्च किया। एचडीएम हेड कांस्टेबल के अंडर 200 मुख्य एजेंट। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में कुछ ही समय में सुभाष का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क तैयार हो गया। मोहाली पुलिस के अनुसार अकेले पूर्व हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ने ही 200 लोगों को अपने नीचे मुख्य एजेंट बनाया था। इन लोगों ने अपने नीचे इसके बाद हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ा। पंजाब में जब क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को लेकर जागरूकता आने लगी तो सुभाष और उसकी टीम ने 2020 के बाद हिमाचल प्रदेश को ही अपना मुख्य टारगेट बना लिया। जीरकपुर व मोहाली में सुभाष शर्मा की जिन संपत्तियों की पहचान की गई है, वह सभी उसकी पत्नी के नाम पर है। गिरफ्तार किए आरोपियों से पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। बद्दी में मुख्य हेडक्वार्टर,
सुभाष शर्मा व उसकी टीम का जीरकपुर के बाद हिमाचल प्रदेश में मुख्य हेडक्वार्टर बद्दी था। यहाँ पर ही क्रिप्टो के ज्यादातर सेमिनार आयोजित किए जाते थे। यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रमों में अपने ही चुनिंदा लोगों को लग्जरी गाड़ियों की चाबियां देकर लोगों को गुमराह किया जाता था। मंडी के सुखदेव, अभिषेक और हमीरपुर के प्रवीण सहित अन्य आरोपी यहीं पर मिले थे। मोहाली पुलिस के अनुसार सुभाष ही मास्टरमाइंड। हिमाचल पुलिस की तरह मोहाली पुलिस के अनुसार सुभाष ही इस सारे फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। मोहाली पुलिस का भी यही दावा है कि मंडी का सुभाष शर्मा दुबई भाग चुका है। मोहाली पुलिस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएसपी संदीप शर्मा ने बताया कि इस गिरोह ने 30 से 50 हजार लोगों से 198 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है। महिला पुलिस कर्मी के कहने पर लुटाए लाखों। वर्दी का फायदा उठाते हुए जिला भर में लोगों के पैसे क्रिप्टो में लगाए। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में लोगों को लूटने का काम न सिर्फ मुख्य आरोपियों ने किया है, बल्कि उनके नीचे काम करने वालों में कई पुलिसकर्मी व सेवानिवृत्त अधिकारी भी है। हमीरपुर जिला की एक महिला पुलिसकर्मी ने भी अपनी वर्दी का फायदा उठाते हुए जिला भर में दर्जनों लोगों के लाखों रुपए क्रिप्टो में लगवा दिए। इन लोगों को दोगुना राशि तो दूर बल्कि मूल राशि भी वापस नहीं मिल सकी। अब महिला पुलिसकर्मी अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हुए ऐसे सभी लोगों को शिकायत करने से रोक रही है और डरा धमका रही है। पुख्ता सूत्र बताते हैं कि हमीरपुर जिला में एक नहीं बल्कि ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने स्वयं क्रिप्टो में निवेश किया और दर्जनों लोगों से भी पैसे लगवाए। इन्हीं पुलिस कर्मियों में से कुछ बड़सर उपमंडल से भी है, जो कि अब करोड़ों कमाने के बाद पुलिस विभाग को अलविदा कहकर गायब हो चुके हैं। इस महिला पुलिसकर्मी के मामले में एक पीड़ित ने साइबर थाना मंडी में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमीरपुर जिला मुख्यालय पर तैनात एक परिचित महिला पुलिसकर्मी उसे जाहू में तैनात दूसरी महिला पुलिसकर्मी से वर्ष 2021 में मिलवाया। उस महिला कर्मी ने बताया कि क्रिप्टो के नाम पर वो कितनी कमाई कर रही है। उसके पास जो गाड़ी या अन्य सुविधाएं हैं, वो क्रिप्टो से ही आई है। इसी लालच में मैंने भी 11 लाख की राशि उस महिला के हाथ थमा दी। महिला पुलिस में थी, इसलिए भरोसा भी ज्यादा हुआ। इस फ्रॉड में और कौन लोग शामिल है, वह किसी को नहीं जानता है। अब जब फोन करके पैसे वापस मांग रहा हूं तो मुझे धमकियां दी जा रही है और पुलिस का रौब दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है और आने वाले समय पर सबका खुलासा किया जाएगा। बता दें कि क्रिप्टो फ्रॉड में हमीरपुर में भी हजारों लोग लूटे गए हैं। सूत्र बताते हैं कि उक्त महिला कर्मी ने भोरंज, जाहू, बड़सर और अन्य जगहों पर भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी बातों में फंसाकर क्रिप्टो में निवेश करवाया है। बागबानों को मिले फसल बीमा योजना का लाभ, उद्यान विभाग बीमा कंपनियों की बैठक में बोले जगत सिंह नेगी। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों बागबानों को लाभान्वित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के बागबानों के लिए वरदान साबित होगी। यह बात बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को यहां उद्यान विभाग और विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ RWBCIS की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि योजना वास्तविक आधार पर होनी चाहिए। राज्य में बागबान फलों की खेती में उच्च घनत्व वाले पौधों की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान टर्म शीट मानक पौधों के अनुसार बनाई गई है, लेकिन इसे उच्च घनत्व वाले पौधों के लिए अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि बागबानों को वास्तविक समय और परिस्थितियों के अनुसार योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा सके।
दावों को प्रमाणित करने के लिए किसानों को मौसम आधारित डाटा भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि उद्यान विभाग को शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना से बागबानों को उनकी फलों की फसल को मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। राज्य में 3 क्लस्टर है और प्रत्येक क्लस्टर में योजना के तहत 4 जिला शामिल हैं। योजना में पहली बार अनार, लीची और अमरूद की फसल शामिल की जाएंगी। निदेशक उद्यान संदीप कदम, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के निदेशक देवेंद्र ठाकुर, संयुक्त निदेशक उद्यान हेमचंद शर्मा, उद्यान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंधक HDFC EGRO GIC पार्थ शर्मा, प्रबंधक विपणन इफको टोक्यो GIC अंकुश गुप्ता, प्रबंधक AIC GZ राजू, राज्य प्रबंधक SBI GIC सुप्रिया धोटा और राज्य समन्वयक क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अरुण कुमार बैठक में उपस्थित थे। अगले महीने से सेवाएं देगी मोबाइल वेटरिनरी एम्बुलेंस, विभाग ने एम्बुलेंस चलाने के लिए जारी किए टेंडर। हिमाचल में संजीवनी परियोजना के तहत मोबाइल वेटरिनरी एम्बुलेंस चलाई जाएगी। पशुपालन विभाग की ओर से गाड़ियों की खरीद के बाद अब उन्हें एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। मोबाइल वेटरिनरी एम्बुलेंस चलाने के लिए अब पशुपालन विभाग की ओर से टेंडर किए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में मोबाइल वेटरिनरी एम्बुलेंस चलना शुरू हो जाएगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नवंबर महीने से वेटरिनरी एम्बुलेंस चलनी शुरू हो जाएगी। संजीवनी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 44 विकास खंडों में पशु मोबाइल क्लिनिक की सुविधा शुरू की जा रही है। प्रदेश में कुल पशुधन आबादी लगभग 44.10 लाख है। इनकी देखभाल प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके लिए इंडसइंड बैंक के साथ पहले ही MOU साइन किया था। शुरुआत में विभाग ने एक मोबाइल वैन को बतौर प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसी तरह से सभी मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जाएगी। यदि राज्य सरकार के आदेशानुरूप यह मोबाइल वैन दुरुस्त होगी तो सभी 44 वैन के ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे और यदि इसमें खामियां होगी तो इन्हें दुरुस्त बनाने के लिए कहा जाएगा। 44 विकास खंडों में सुविधा। प्रदेश के 12 जिलों में स्थित 44 खंडों में किसानों को सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में केंद्रीकृत कॉल सेंटर को इन 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे पशु औषधालयों तक जाने और बीमार पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने पर किसानों का अतिरिक्त खर्च व समय बच सकेगा। इस योजना के तहत पशुपालकों के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा सेवाएं सिर्फ एक फोन कॉल पर उपलब्ध होंगी। कॉल सेंटर भी बनेगा। परियोजना के तहत पशुधन से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए निदेशालय स्तर पर एकीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र पशुपालकों को टेलीमेडिकल परामर्श, सरकारी योजनाओं, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, शिकायत निवारण, प्रश्न समाधान आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करेगा। नाहन में JCB ड्राइवर की हत्या, शंभूवाला में सनसनीखेज वारदात, पुलिस ने शुरू की छानबीन। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से चंद किलोमीटर दूर शंभूवाला में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक युवक पावटा साहिब के राजबन क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। इस सनसनीखेज वारदात में मारे गए युवक की पहचान 30 वर्षीय JCB चालक मदन लाल निवासी राजबन पावटा साहिब के रूप में हुई है। वारदात मंगलवार रात की है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर सोमदत्त जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। मृतक युवक की पहचान 30 वर्षीय मदन लाल निवासी राजबन के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है
कि मृतक युवक पेशे से जेसीबी चालक था। फिलहाल यह खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। अलबत्ता यह साफ हुआ है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पूरी रात डटी रही। इसी बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर सोमदत्त ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हत्या की वजह को लेकर जांच जारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वारदात से जुड़ा अधिक ब्यौरा शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जल्द ही वारदात की गुत्थी को सुलझाने के बाद जानकारी शेयर की जाएगी। नालागढ़ में बनेगा नेशनल फिश ब्रूड बैंक, प्रोजेक्ट पर आएगी 5 करोड़ रुपए की लागत। सोलन जिला के नालागढ़ में राष्ट्रीय स्तर का फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मत्स्य विभाग ने एक प्रस्ताव राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को प्रेषित किया गया है। उस ओर से मंजूरी मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के फलीभूत पर यह लाभ होगा कि मत्स्य विभाग को रेजवायर में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला नर और मादा मछली का मैच्योर बीज उपलब्ध होगा। इस सीड को मत्स्य पालक भी अपने तालाबों के लिए प्राप्त कर सकेंगे। मत्स्य निदेशालय बिलासपुर के नवनियुक्त निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद अभी तक मंडी के अलसू व सोलन के नालागढ़ स्थित विभाग के बहुत बड़े कॉमन कार्प फार्म का विजिट किया है। नालागढ़ फार्म का पिछले ही दिन विजिट किया गया है। 8 हेक्टेयर में फैले इस फार्म में मछली की 9 प्रजातियां तैयार की जा रही हैं, जिसमें रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, गोल्ड फिश, कोई कार्प और पैंगेसियस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नालागढ़ फार्म में राष्ट्रीय स्तर का ब्रूड बैंक तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। जैसे ही मंजूरी आएगी तो काम शुरू किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि नालागढ़ फार्म में स्पॉन यानी जीरा साइज मछली का 2 करोड़ बच्चा तैयार हो सकेगा। अभी तक 1 करोड़ कैपेसिटी है, जबकि इस नए प्रोजेक्ट के सिरे चढ़ाने से यह आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इससे रिजर्वायर में डालने के लिए विभाग के पास उच्च गुणवत्ता वाला बीज काफी मात्रा में उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि नालागढ़ फिंगरलिंग तैयार करने की क्षमता अभी 10 लाख है, जबकि आने वाले समय में यह कैपेसिटी बढ़कर 20 लाख तक पहुंच जाएगी। उल्लेखनीय है कि हर साल जलाशयों के लिए विभाग को बाहरी बीज पर निर्भर रहना पड़ता है। इस नए प्रोजेक्ट से बाहर से बीज आयात करने पर निर्भरता कम होगी। वहीं विवेक चंदेल, निदेशक मत्स्य निदेशालय बिलासपुर ने बताया कि नालागढ़ में नेशनल लेवल का ब्रूड बैंक तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। नालागढ़ फार्म में बायोफ्लॉक फिश फार्म भी स्थापित है, जबकि एक प्रोजेक्ट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का है। इस प्रोजेक्ट में पैंगेसियस प्रजाति की मछली तैयार की जा रही है, जिसकी ग्रोथ काफी बेहतर है। तेज रफ्तार ट्रक ने कुचले पिता बेटी, भुड्ड में बाइक को टक्कर मारकर ड्राइवर फरार, दोनों की मौत। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भुड्ड में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सड़क पर गिर गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पिता व बेटी की ट्रक के टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं, जबकि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बुधवार सुबह करीब 8 बजे पेश आया।
दरअसल नालागढ़ उपमंडल के गांव मियामपुर पंजहरा निवासी श्यामलाल 41 अपनी 11 वर्षीय बेटी नंदनी व धर्मपत्नी के साथ गांव नानकपुर में एक धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेकर वापस घर लौट रहे थे। श्यामलाल ने अपनी पत्नी को तो नानकपुर बस स्टैंड से बस में बिठा दिया, लेकिन बेटी को साथ लेकर बाइक पर घर के लिए निकल गया। भुड बैरियर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को दिए बयान में घटना के चश्मदीद निर्मल सिंह निवासी अकामवाली तहसील बद्दी ने कहा कि जब भुड बैरियर पर तेज रफ्तार ट्रक बाइक को टक्कर मारते हुए 25 फुट तक घसीटते हुए ले गया। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी बद्दी मोहित चावला ने बताया कि सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत हो गई है। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 7वीं कक्षा में पढ़ती थी नंदनी। हादसे में मृतक नंदनी गांव पल्ली के स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। मंगलवार शाम को वह भी अपने माता पिता के साथ रिश्तेदारों के यहां एक धार्मिक आयोजन में गई थी तथा बुधवार सुबह स्कूल समय पर पहुंचे, इसलिए पिता श्याम लाल के साथ बाइक पर आ रही थी। स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न शहर पहुंचे कुलदीप पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया स्पेन की राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना शहर में 6 दिन के अध्ययन प्रवास के बाद बुधवार को स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर ल्यूसर्न पहुंच गए हैं। कुलदीप सिंह पठानिया 11 से 16 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड के अध्ययन प्रवास पर रहेंगे। गौरतलब है कि कुलदीप सिंह पठानिया राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने 1 अक्टूबर को घाना की राजधानी अक्रा गए थे। सम्मेलन के बाद पठानिया 6 अक्टूबर से स्पेन और स्विट्जरलैंड देशों के अध्ययन प्रवास पर हैं। श्री पठानिया स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूसर्न और ज्यूरिख के अध्ययन प्रवास पर रहेंगे, जबकि 16 अक्टूबर को इस्तांबुल होते हुए नई दिल्ली स्वदेश लौटेंगे। पठानिया के साथ विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी अध्ययन प्रवास पर हैं। मणिकर्ण में तोड़फोड़ मामले पर हाई कोर्ट ने मांगी ताजा रिपोर्ट। प्रदेश हाई कोर्ट ने धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में पर्यटकों के हंगामे पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को 18 दिसंबर तक रिपोर्ट दायर करने का समय दिया है। मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इससे पहले सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रदेश की संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। हाथीथान भुंतर और सुमारोपा में 24/7 नाकाबंदी के आदेश पहले से ही दे दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। मणिकर्ण आने वाले सभी वाहनों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। शांति बनाए रखने के लिए आधी बटालियन के जवानों को तैनात किया है। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी कुल्लू को निगरानी के लिए तैनात किया है। सरकार ने मणिकर्ण और कसोल में हुड़दंगियों से निपटने के लिए कोर्ट के समक्ष सुझाव भी पेश किए थे। स्थानीय लोगों द्वारा मणिकर्ण में कम से कम 40 पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस थाना खोलने की मांग की गई है। शातिर फर्जी ऐप से चुरा रहे लोगों के मोबाइल से पर्सनल डेटा, इन ऐप से डेटा चोरी होने का खतरा। फर्जी ऐप से शातिर लोगों के मोबाइल फोन से पर्सनल डेटा चोरी कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हैकर्स निजी फायदे के लिए लोगों को फंसाने और उनकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए फर्जी ऐप्स का उपयोग करते हैं।
गूगल ने भी प्ले स्टोर पर मौजूद ऐसे 8 खतरनाक ऐप्स को बैन किया है। गूगल ने बिटफंड्स क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग, बिटकॉइन माइनर क्लाउड माइनिंग, बिटकॉइन पूल माइनिंग क्लाउड वॉलेट, क्रिप्टो होलिक बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग, डेली बिटकॉइन रिवॉर्ड क्लाउड बेस्ड माइनिंग सिस्टम, बिटकॉइन माइन बिट पीआरओ क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग एंड बीटीसी माइनर, इथेरियम पूल माइनिंग क्लाउड ऐप्स बैन की है। मोबाइलों में फर्जी ऐप्स को लेकर साइबर सेल ने भी एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि बैन किए गए 8 ऐप्स क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से रिलेटेड हैं। क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऐप्स का फायदा उठाकर हैकर्स एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स को अपना शिकार बना रहे हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल करके हैकर्स चुपचाप खतरनाक मैलवेयर और एडवेयर वाले मैलिशियस ऐप्स को यूजर के फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं। गूगल ने भले ही इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया हो, लेकिन अभी भी कई यूजर्स के फोन में ये मौजूद हो सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अभी भी 120 से ज्यादा फेक क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऐप्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ऐप्स हैं जो क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग फीचर्स नहीं रखते और यूजर्स को इन ऐप एड्स देखने में उलझाते हैं। इससे हजारों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। ऐप्स डाउनलोड करते समय ये बरते सावधानी। साइबर सेल द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए केवल आधिकारिक स्टोर का ही उपयोग करें और समीक्षाओं को पढ़कर ऐप्स और उनके डेवलपर्स के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। इसके अलावा किसी भी मैलवेयर को हटाने के लिए फैक्ट्री सेटिंग्स पर अपना फोन रीसेट करें। शर्षिक या विवरण में वर्तनी की गलतियों को भी जांचें। फोन में डाउनलोड किए गए ऐप के लिए इसकी समीक्षा और अनुमतियों का प्रबंधन करना सुनिश्चित करें। जिन ऐप्स का उपयोग बंद कर दिया हो, उन्हें अनइंस्टॉल कर दें। हमेशा एक अद्यतन एंटीवायरस सुरक्षा समाधान को इंस्टॉल करके रखें। खरीदारी पर छूट का वादा करने वाले ऐप से सावधानी बरतें। ईमेल, सोशल मीडिया के लिंक पर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करने से बचें। प्रकाशन की तिथि देखें और नकली ऐप में हाल ही की प्रकाशन तिथि होगी। ऐप्स डाउनलोड करते समय बरते सावधानी। एसवी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए केवल आधिकारिक स्टोर का ही उपयोग करें। इसके लिए साइबर सेल द्वारा एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने कहा कि आजकल शातिर फर्जी ऐप्स के जरिए मोबाइल फोन से पर्सनल डेटा चोरी कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल न करने पर फोन में अकाउंट को लॉग आउट करके रखें। सलाहकारों की फौज होने के बाद भी सीएम सुक्खू गलत सलाह के शिकार, नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नीति सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए 6 मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस की नियुक्ति की है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अदालत के समक्ष नियुक्ति को लेकर सुक्खू सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। श्री ठाकुर ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायकों द्वारा सीपीएस नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई की शुरुआत में ही विपक्ष की यह बड़ी जीत सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि सलाहकारों की फौज होने के बावजूद मुख्यमंत्री इस मामले में गलत सलाह के शिकार हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर जानबूझकर अपने दोस्तों के राजनीतिक भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने एक अदालती मामले
इसके विधायक द्वारा अदालत के समक्ष दायर के रखरखाव के बारे में कल उच्च न्यायालय के फैसले को सरकार के लिए एक झटका करार दिया। सीपीएस की नियुक्तियों से सत्ताधारी दल में राजनीतिक समीकरण गरमा गए हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सरकार द्वारा सीपीएस नियुक्त करने का यह निर्णय पूरी तरह से आश्चर्यजनक है। श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 6 विधायकों को सीपीएस नियुक्ति किया है। इनमें रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल शामिल हैं। सरकार ने उन्हें दफ्तर से लेकर वाहन समेत अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। जवाली में नशा माफिया पर बड़ा एक्शन, चेलिया में कार से पकड़ी 13 पेटी शराब। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेलिया में नाकाबंदी के दौरान एक कार से तलाशी के दौरान लगभग 14 पेटी शराब बरामद की है। चालक मौके से फरार हो गया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने कहा कि पुलिस ने चेलिया में नाकाबंदी के दौरान कार से 13 पेटी और 10 बोतल अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने कार व शराब को कब्जे में ले लिया है तथा चालक की तलाश जारी है। जातीय जनगणना देश के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, शांता बोले, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जातीय जनगणना करवाने की घोषणा कर रहे हैं। शांता कुमार ने राहुल गांधी व अन्य कांग्रेसी नेताओं से जवाब मांगा है कि भारत में अंग्रेजी सरकार भारत को जातियों में तोड़कर हमेशा गुलाम रखने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक जातीय जनगणना करवाने की कोशिश करती रही, परंतु महात्मा गांधी, कांग्रेस और देश के अन्य नेताओं के लगातार विरोध के कारण अंग्रेज सफल नहीं हुए। 1931 में जनगणना करवाई गई, परंतु विरोध के कारण उसका निर्णय घोषित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता, जिसे गांधी परिवार और कांग्रेस जहर कहती थी, वह आज राहुल और कांग्रेस को अमृत कैसे लग रहा है। इतिहास याद रखेगा कि भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र अंग्रेज नहीं कर सके, उसे अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, राहुल और कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, परंतु आज आजाद भारत की राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता के लिए है। वन राखे की जगह वन मित्र, नई पॉलिसी के तहत 2061 पदों पर होगी भर्ती, 10,000 पगार। वन मित्र योजना को राज्य सरकार ने लॉन्च कर दिया है। प्रदेश में 2061 पदों को भरा जाएगा। राज्य सरकार फॉरेस्ट गार्ड की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही वन मित्रों की भर्ती करेगी, लेकिन इन्हें वेतन और भत्ते फॉरेस्ट गार्ड से अलग दिए जाएंगे। 10,000 फिक्स वेतन वन मित्र को दिया जाएगा। यह भर्तियां पूर्व में वन राखों की तर्ज पर होंगी और वन विभाग 10,000 रुपये मासिक वेतन का भुगतान वन मित्रों को करेगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब वन मित्रों की भर्ती भविष्य में होगी। राज्य सरकार ने वन मित्रों की भर्ती के लिए नियम वनरक्षक की तर्ज पर ही तय किए हैं। हालांकि वन मित्र की भूमिका वनरक्षक से अलग होगी और इन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में 2061 वन बीट हैं। राज्य सरकार ने प्रति वन बीट एक वन मित्र रखने का फैसला किया है। वन मित्र वनों के संरक्षण और विकास पर काम करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में जंगलों की रक्षा के लिए वन राखों की भर्तियां की जाती थी, लेकिन बाद में इन भर्तियों को बंद कर दिया गया। अब मौजूदा सरकार ने नए सिरे से उसी तर्ज पर वन मित्र योजना को शुरू किया है।
इस योजना से बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना भी जागृत हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में वन मित्र योजना को हरी झंडी दी है। वन विभाग अब आगामी दिनों में इनकी भर्तियों की तैयारी शुरू करेगा। वन मित्र पॉलिसी के सार्वजनिक होने के साथ ही वन विभाग कर्मचारी एसोसिएशन ने भी राहत की सांस ली है। पॉलिसी की तैयारियों के बीच कर्मचारी एसोसिएशन ने पॉलिसी का विरोध शुरू कर दिया था। एसोसिएशन वन मित्रों को फॉरेस्ट गार्ड की जगह रखने पर ऐतराज जताया था, लेकिन अब पॉलिसी सार्वजनिक हो चुकी है और यह साफ है कि राज्य सरकार फॉरेस्ट गार्ड के कोटे में बिना कोई कटौती किए वन मित्रों की भर्ती करने जा रही है। इन सभी अलग से 10,000 रुपये मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। 100 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेगा वन विभाग। वन विभाग जल्द ही वन रक्षकों की भर्ती भी करेगा। प्रदेश भर में 100 वन रक्षकों के पदों को भरने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वन रक्षकों की भर्ती पर मुहर लगाई गई है। वन विभाग में 357 पद खाली थे। सरकार इनमें से फिलहाल 100 पदों को अभी भरेगी, जबकि अन्य पद भविष्य में भरे जाएंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लंबे अरसे बाद वनरक्षकों की भर्ती होने जा रही है और इससे राज्य में वनों के संरक्षण को मदद मिलेगी। भवन निर्माण को खोली ग्रीन बेल्ट। हिमाचल मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। इसके तहत सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचंद्रा चौक, मछीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च, लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी, संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं है, वहीं निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं है। अब 30 किलोमीटर दूर बदली म्यूचुअल ट्रांसफर का खेल तोड़े को कैबिनेट का फैसला। शिक्षण संस्थानों को टेकओवर करने की पॉलिसी भी खत्म। बीआरसीसी बनने के लिए अब देनी पड़ेगी लिखित परीक्षा। प्राइवेट स्कूलों को कंपटीशन देने को मॉडल स्कूल खुलेंगे। पहले डिनोटिफाई किए गए 7 स्कूल दोबारा खोले। शिक्षा विभाग में यदि ट्रांसफर स्टे तोड़ा है तो अब 30 किलोमीटर के बाहर ट्रांसफर होना होगा। म्यूचुअल ट्रांसफर का खेल खेलने वाले टीचर्स के लिए कैबिनेट ने क्लबिंग ऑफ स्टे की दूरी 40 किलोमीटर से कम कर 30 किलोमीटर कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को टेकओवर करने की पॉलिसी को भी रद्द कर दिया। हिमाचल में यह पॉलिसी 1994 में बनाई गई थी। इस पॉलिसी के तहत सरकारी अधिग्रहण में लिए गए स्टाफ के कानूनी झगड़े नहीं सुलझ रहे। इसी को देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी बीआरसीसी नियुक्त करने के लिए बनाई गई पॉलिसी को भी कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। राज्य के 141 शिक्षा खंडों में एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर होंगे और इनके 282 पद भरे जाएंगे। इसके लिए जेबीटी और टीजीटी के साथ लेक्चरर को भी पात्र बनाया जा रहा है, लेकिन इन पदों पर नियुक्ति के लिए अब इन्हें रिटन टेस्ट भी देना होगा। कैबिनेट में गए ड्राफ्ट में सिर्फ इंटरव्यू से चयन करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कैबिनेट ने रिटन टेस्ट लेने को भी कहा है। ऐसे बढ़ाई जाएगी एनरोलमेंट। मंत्रिमंडल में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी दी।
इस प्रेजेंटेशन में राज्य में क्लस्टर स्कूल कंसेप्ट को दोबारा से लागू करने का सुझाव दिया गया है। कैबिनेट ने इसे सहमति जताई है कि इस नीति के तहत पहले चरण में सभी जिलों में 50, 100 या 200 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जिनमें स्टाफ और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। इनमें एडमिशन बढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम और आईटी के बेहतर तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इससे शिक्षा विभाग अपने स्टाफ और अन्य संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि इस बारे में एक अलग से पॉलिसी भी कैबिनेट में रखी जा रही है। ये स्कूल अब दोबारा खुलेंगे। शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन में यह आंकड़े दिए गए कि वर्तमान में 46% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि 44% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 15,000 और प्राइवेट स्कूलों की संख्या करीब 3,000 ही है। कैबिनेट ने सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने के कारण बंद किए गए स्कूलों में से 7 स्कूलों को दोबारा से खोलने का फैसला किया है। इनमें चंबा जिला के प्राइमरी स्कूल खलोग, कुलां और कुल्लू जिला का प्राइमरी स्कूल बलग्राह शामिल है। कांगड़ा जिला में भी 3 प्राइमरी स्कूलों और 1 हाई स्कूल को दोबारा से खोला जाएगा। इससे आसपास के छात्रों को राहत मिलेगी। नशा तस्करी पर लगाम लगाएगी प्रदेश सरकार। सीएम ने जारी की पीआईटीएनडी एनपीएस अधिनियम की एसओपी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार देर सायं मादक द्रव्यों और स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। उन्होंने कहा कि एसओपी मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसमें आरोपी को हिरासत में लेने, हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैरकानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से समाज के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक समर्पित विशेष कार्य बल कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ड्रग तस्करों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये अवैध कार्य अत्यधिक संगठित तरीके से किए जाते हैं और गुप्त रूप से ड्रग तस्करी का पैमाना काफी बड़ा होता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम तथा इसमें संलिप्त लोगों की धरपकड़ नितांत आवश्यक होती है। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, सचिव गृह डा अभिषेक जैन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल और अभिषेक त्रिवेदी भी उपस्थित थे। इस बार हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा, 30 साल बाद बन रहे शश व भद्र युग। हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। आश्विन मास में पड़े वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्र में घट स्थापना और 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जवाली के ज्योतिषी पंडित विपन शर्मा ने बताया कि रविवार के दिन नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पड़े के कारण इस बार मां की सवारी हाथी होगी, यानी मां हाथी पर सवार होकर आएगी। हाथी को सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मां दुर्गा पृथ्वी लोक के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली के लेकर आएंगी।
शारदीय नवरात्र 2023 तिथि। शारदीय नवरात्र पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन होगा। इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा शारदीय नवरात्र की शुरुआत सूर्य और बुध द्वारा बनाए गए बुधादित्य योग में होगी। इसके साथ ही 30 साल उपरांत नवरात्र में शश योग व भद्र योग भी बन रहे हैं, जिससे कई राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शारदीय नवरात्रि 2023 घट स्थापना समय। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर घट स्थापना मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के दौरान तय होता है। घट स्थापना का समय निश्चित चित्रा नक्षत्र के दौरान ही होता है। ऐसे में इस दिन चित्रा नक्षत्र 14 अक्टूबर को शाम 4:24 बजे से 15 अक्टूबर शाम 6:13 बजे तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से सुबह 11:50 के बीच रहेगा। इसलिए घट स्थापना पूजा भी इसी अवधि में की जाएगी। कब और किस दिन कौन सी माता की करे पूजा? 15 अक्टूबर 2023 मां शैलपुत्री की पूजा। 16 अक्टूबर 2023 मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 17 अक्टूबर 2023 मां चंद्रघंटा की पूजा। 18 अक्टूबर 2023 मां कुष्मांडा की पूजा। 19 अक्टूबर 2023 मां स्कंदमाता की पूजा। 20 अक्टूबर 2023 मां कात्यायनी की पूजा। 21 अक्टूबर 2023 मां कालरात्रि की पूजा। 22 अक्टूबर 2023 मां सिद्धिदात्री की पूजा। 23 अक्टूबर 2023 मां महागौरी की पूजा। 24 अक्टूबर 2023 विजयदशमी दशहरा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।